गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैंने कल मराठा वाला वीडियो डाला था। मराठा यानी शिवाजी का सेक्शन 1707 तक मैं आपको पढ़ा गया था। उसके बाद अब मैं आपको मराठा प्रशासन पूरा कर रहा हूँ। तो शिवाजी वाला जो सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पेशवा देखेंगे और पेशवाओं में क्या क्या प्रशासन में चेंज हुए वो देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन की दृष्टि से, पेपर पत्र की दृष्टि से जो शिवाजी का प्रशासन है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। कई क्वेश्चन हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। मैं उन पर चर्चा करता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा नहीं आया है। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। मराठा प्रशासन, ठीक हो गई बात। आप वीडियो के नीचे जो लिखा हुआ है आप वो देख रहे होंगे, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ आता है, ब्लिंक होता रहता है। ठीक है, चलिए। देखिए, किसी भी राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय प्रशासन पढ़ते हैं, फिर प्रांतीय प्रशासन पढ़ते हैं, उसके बाद परगना और ग्राम तक हम जाते हैं कि कैसे वर्गीकरण किया गया है। अगर आज आप वर्तमान प्रशासन को देखें तो भारत में एक केंद्र है। केंद्र नहीं उसे कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए देश की परिधि है, सेंटर है, जिसे हम परिधि कहेंगे। और परिधि के बाद राज्य जो है राज्यों में बटा हुआ है, जिन्हें हम प्रांत कहते हैं, सूबे कहते हैं। उसके बाद जिलों में बटा होता है, जिलों के बाद तहसीलें हैं, तहसीलों के बाद अभी ब्लॉक भी होता है। डेवलपमेंट की विकास की दृष्टि से ब्लॉक होते हैं, नहीं तो नीचे क्या होते हैं, गाँव होते हैं। तो मराठा प्रशासन को पढ़ते हुए हम ध्यान देंगे कि हम एक केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे, इस तरह से पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो है, मैंने आपको कहा मराठा जो था अपनी सैन्य शक्ति के कारण ही इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कर पाए, तो उनका सैन्य प्रशासन पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी सेना या कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए अर्थतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आर्थिक प्रशासन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और प्रजा और जनता के बीच अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था को हमें पढ़ना चाहिए, तो हम उसके बाद न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर हम सेना में वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस तरह से हम शिवाजी का पूरा प्रशासन देखेंगे। तो चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मराठा प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। देखिए, केंद्रीय प्रशासन की बात करूँ तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये पूरी तरह केंद्रीय था। केंद्रीय था मतलब प्रशासन के हेड पर जो बैठे हैं राजा, राजा को हम बोलते थे छत्रपति। ठीक बात है, छत्रपति थे। छत्रपति प्रशासन करने में निरंकुश थे, निरंकुश थे। इसका मतलब यह है कि शिवाजी अपनी देख रेख में, या छत्रपति अपनी देख रेख में पूरे प्रशासन का संचालन करते थे। ठीक बात है। तो ऊपर क्या हो गए, निरंकुश प्रशासन है। निरंकुश नहीं कह सकते, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक दिशीय प्रशासन है। और शिवाजी का जो प्रशासन है उसमें हमें मुगल प्लस दक्षिण के जो राज्य होंगे, दक्षिण के राज्य, इन सबका सम्मिश्रण मिलेगा और इन्हीं सम्मिश्रण से शिवाजी के प्रशासन का निर्माण होगा। ठीक हो गई बात। दक्षिण के राज्य आप बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे देखेंगे। उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक तत्वों को अपनाया, मुगलों की क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसी का घालमेल करके जो प्रशासन बनता है। और शिवाजी ने अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो उसमें इनपुट दिया, उसका सारा सम्मिश्रण करने के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है मराठा प्रशासन। ठीक बात है। तो मराठा प्रशासन का सेंटर, केंद्र बिंदु क्या है? छत्रपति हैं। छत्रपति ही अंतिम रूप से सारे निर्णय लेते हैं। छत्रपति के प्रति जितने भी अधिकारी हैं सब व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी हैं। लेकिन क्या छत्रपति अकेले प्रशासन चला सकते हैं? नहीं। तो छत्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रियों का समूह है जिसे हम बोलेंगे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब है इसमें 8 सचिव लिख रहा हूं मैं, मंत्री नहीं लिख रहा हूं। कहीं पेपर में एक बार पूछा गया था अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री थे? नहीं, शिवाजी के क्या थे? शिवाजी के सचिव थे। ठीक बात है। अष्टप्रधान में प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी? छत्रपति के प्रति उत्तरदायी था। छत्रपति के प्रति
उत्तरदायी था, यानी कि आप जो भी करेंगे उसकी आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होगी? छत्रपति के प्रति होगी। निर्णयों को क्या करते थे? निर्णयों को लागू करवाते थे। ठीक है, निर्णय लेने में सलाह देते थे। ठीक बात है। और जितने भी अधीनस्थ डिपार्टमेंट हैं इनके, अधीनस्थों का पर्यवेक्षण या सुपरविजन करते थे। ठीक बात है। अधीनस्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सारे के सारे मामलों में सुपरविजन करते थे। और इसकी सारी जानकारी किसको जाती थी? छत्रपति को जाती थी। छत्रपति चाहे तो निर्णयों को पलट सकते थे, या जो भी निर्णय लिए जाते थे वो छत्रपति की देखरेख में ही लागू किए जाते थे। यानी कि छत्रपति का प्रत्येक विभाग में प्रत्यक्ष रूप से व अप्रत्यक्ष रूप से अष्टप्रधान के माध्यम से पूरा इंटरफेयर रहता था कि किसी प्रकार की निर्णयों के लागू करने में कोई भी आनाकानी अथवा कोई दुविधा ना हो। अब आपको इन अष्टप्रधान को समझना चाहिए, फिर हम कहेंगे क्या होता था। देखिए, अब मैं अष्टप्रधान पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे। अष्टप्रधान में सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो मुझे लिखना चाहिए पेशवा। अब मैं पेशवा लिखा, पेशवा का मैं दोबारा नाम, दूसरा नाम भी लिख देता हूँ और वो लिख देता हूँ मैं प्रधानमंत्री। पेशवा हुए चाहे हुए प्रधानमंत्री, इनका काम क्या था? इनका काम था सभी विभागों का सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। प्रधानमंत्री कह लीजिए, पेशवा कह लीजिए, ठीक बात है। दूसरा, छत्रपति व अन्य विभागों के मध्य ये क्या करते थे? पत्र मध्यस्थ थे ये, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते थे इनके माध्यम से अन्य विभागों को प्रेषित होते थे। तीसरा, छत्रपति के ये व्यक्तिगत सलाहकार भी थे कि क्या निर्णय लेना है, उसमें छत्रपति पूरी तरह से सलाह लेते थे। ठीक हो गई बात। ये मैं शिवाजी के समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन पेशवा खुद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? छत्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी राजा के प्रति अकाउंटेबल हैं। अब आप एक बात यहाँ पर देखिए, मैं आपको आगे की भूमिका भी बना देता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, मैं जहाँ तक आपको पिछले भाग में इतिहास छोड़ा था 1707 तक, उसके बाद हम देखेंगे शाहू गद्दी पर बैठेगा और शाहू की देखरेख में पेशवा होंगे। तो आगे जो है ना, पेशवा शासन के केंद्र बिंदु बन जाएंगे और छत्रपति की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। जब हम मराठा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास, तो हम देखेंगे पेशवा जो है इतने मजबूत हो जाएंगे कि छत्रपति पूरी तरह से पेशवा के प्रति उत्तरदायी, पेशवा के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ठीक होगी, यानी पेशवाई जो है महत्वपूर्ण शक्तिशाली हो जाएगी और छत्रपति जो है नाम मात्र के रह जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब दूसरा मैं अगर बात करूं तो दूसरे होते थे अमात्य। अमात्य को मैं दूसरा नाम दूं तो मैं इन्हें मजमू आदर भी कह सकता हूं। अमात्य क्या करते थे? अमात्य वित्त मंत्रालय था। अगर मैं वर्तमान के संदर्भ में कहूं, वित्त मंत्रालय, और यानी कि सभी आर्थिक गतिविधियां, अकाउंट की जांच, लेखों की जांच, स्क्रूटनी, सारे के सारे काम अमात्य के द्वारा किए जाते थे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमात्य क्या करते थे? वित्त मंत्री थे। तो ये वित्त मंत्रालय है, वित्तीय लेन देन देख रेख में होता था अमात्य के। ठीक होगी, दो हो गए। अब मैं तीसरे पे आ रहा हूँ। तीसरे पे अगर मैं आऊँ तो तीसरे को बोलते थे वकिया नवीस। क्या बोलते थे? वकिया नवीस। मैं इसका दूसरा नाम भी बोल दूं तो मंत्री। ये क्या करते थे? छत्रपति के दैनिक कार्य देखते थे। ठीक बात है। और दरबारी कार्य भी ये देखते थे, दरबार में किस तरह का कार्य हो रहा है, दरबारी कार्य, छत्रपति के घरेलू कार्य, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारा डेकोरम कौन मेंटेन करते थे? तो वकिया नवीस करते थे। ठीक बात है। सारे के सारे, अगर मैं इसको आप उसे कहूँ कि वकिया नवीस मंत्री, या मैं इसे गृह मंत्री कह दूँ तो आप इसे सही समझिएगा, गृह मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक बात है। इंटरनल जो भी काम हो रहे हैं सारे के सारे यही देख रहे हैं।
उसके बाद चौथे पे आता हूं मैं, तो चौथे होते थे शुरुनविस। मैंने लिख दिया शुरुनविस। शुरुनविस अगर मैं कहूँ तो दूसरा नाम इनका सचिव भी हो सकता है। ये क्या करते थे? ये मुख्यतः शाही पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। ठीक बात है कि क्या पत्र व्यवहार होगा, ठीक बात है। और नीचे जो परगने होते थे, परगनों के साथ या अन्य किसी पड़ोसी राज्यों के साथ जो भी पत्र व्यवहार होता था, पड़ोसी राज्यों के साथ ये पत्र व्यवहार देखते हैं। विदेश मंत्री नहीं है ये केवल क्या देखते हैं? पत्र व्यवहार। शुरुनविस के माध्यम से ही कोई पत्र का राज्य से अपने अधीनस्थों में और ऊपर जो छत्रपति के पास जाता था, सब इन्हीं के माध्यम से जाता था। ठीक हो गई बात। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट है दबीर या मैं कहूं सुमंत। अब आप कहेंगे दबीर या सुमंत, मैं इसको एक शब्द में बोलूँगा तो विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री क्या होता था? विदेश मंत्री पड़ोसी राज्यों से पत्र व्यवहार, पड़ोसी राज्यों से संबंध, पड़ोसी राज्यों से जो भी बातचीत होनी है वो सारे के सारे दबीर के माध्यम से होती थी, या सुमंत। ये भी पेपर में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये छठे हो गए शायद, सातवें अगर जो सर-ए-नौबत, सातवें हैं सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत को मैं कहूँ तो ये सैन्य प्रधान है। सेना की भर्ती, संगठन, उनका सारा का सारा कार्य जो है सर-ए-नौबत के माध्यम से होता था, यानी सैन्य प्रबंधन का कार्य सर-ए-नौबत के अधीन होता था। देखिए मेरे ख्याल से ये पांचवा है और ये छठा है। 6 हो गए हैं। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं सातवें पे आ रहा हूँ, तो वो है पंडित राव। सातवें आएंगे पंडित राव। पंडित राव का काम क्या है? धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य पंडित राव के अधीन होते थे। विद्वानों को सम्मानित करना आदि सारे कार्य, ये सारे के सारे पंडित राव की देखरेख में किए जाते थे। और 8वां और अंतिम थे न्यायाधीश। न्यायाधीश आप समझ गए, न्यायिक कार्य इन्हीं के द्वारा होते थे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये प्रमुख न्यायाधीश है, नहीं। अंतिम न्यायाधीश तो छत्रपति है, छत्रपति के अधीन है सारे के सारे। मैंने इसलिए एक शब्द लाया कि ये सचिव हैं, इन्हें आप मंत्री मत समझिए। मंत्री और सचिव में क्या फ़र्क है? मंत्री अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है कहीं ना कहीं, और सचिव क्या करता है? सचिव विभाग के निर्णयों का क्रियान्वयन कराता है, एक सलाहकार की भूमिका में रहता है सचिव। तो मंत्री और सचिव में आप फर्क समझिए। न्यायाधीश न्यायिक कार्य करता था, लेकिन ऊपर से जो निर्देश मिलते थे उन्हीं के अनुसार करता था। अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको तुरंत लागू करना न्यायाधीश का ही कार्य है। ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद में आगे चलता हूँ। देखिए शिवाजी के साम्राज्य को मैं 3 पार्ट्स में बांटता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी राज्य में राज्य लिखा है, फिर मैं इसे बताऊंगा। इसे मैं लिख देता हूँ स्वराज्य। ठीक हो गई। एक मैंने लिखा पड़ोसी राज्य, और तीसरा मैं लिख रहा हूँ मुगल क्षेत्र। अब आप समझिएगा मैंने क्यों बैठा है। पड़ोसी राज्य स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब है जहाँ पर शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण व प्रशासन है। ठीक बात है। पड़ोसी राज्य वो हैं जहाँ से जिनकी सुरक्षा का दायित्व ले रखा है, सुरक्षा का दायित्व ले रखा है, बदले में इनसे कर लिए जाते हैं, वो होते हैं चौथ। और प्रत्यक्ष नियंत्रण वो हैं जहाँ पर सारा प्रशासन लागू होता है, और यहाँ से जो कर लेते हैं वो होता है सरदेश मुखी। और तीसरा मुगल क्षेत्र है। मुगल क्षेत्र में शिवाजी लूटपाट करते थे। ठीक बात है। पड़ोसी राज्य थे जो चौथ की श्रेणी में नहीं आते, वो मुगल क्षेत्र में हैं, लूटपाट करते थे। आपको याद होगा 1664 में और 1670 में शिवाजी ने सूरत लूटा था। मैंने आपको बताया था सूरत किसके अधीन था? सूरत मुगलों का क्षेत्र था, वहाँ पर लूटपाट की थी।
तो ये वाला क्षेत्र आ गया मुगल क्षेत्र। अब स्वराज्य को शिवाजी ने 4 प्रांतों में बांट रखा था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में बांट रखा था। अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, फिर यहां आऊंगा, फिर आगे चलूंगा। ठीक बात है, चलिए। शिवाजी के प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन में स्वराज्य जो थे 4 प्रांत में बटे होते थे। ठीक बात है, इन्हें आप बांट लीजिए। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, सीमांत हो गया। ठीक बात है। और एक हो गया केंद्रीय। तो इस तरह से आप 4 प्रांतों में बांट सकते हैं। दक्षिण के क्षेत्र तक जीतते गए तो दक्षिण में जिंजी तक का इलाका जीत लिया। उत्तर के क्षेत्र को जीतते गए तो ये मालवा तक की सीमा लगने लगी। सीमांत इलाके वो हैं जो समुद्री किनारे वाले लगते हैं, इसके लिए नौसेना बनाएंगे शिवाजी। और केंद्रीय प्रशासन आपको पता है, पूना, रायगढ़, ये वाला सारा का सारा इलाका इसी में आता है। कभी इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ठीक बात है। तो ये मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन का रूपरेखा बताई है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब ये प्रांत जो थे, प्रांत काय में बटे होते थे? देखिए, प्रांत बटे होते थे आप कह लीजिए जिलों में। जिले काय में बटे होते थे? परगनों में, परगने। और परगने काय में बटे होते थे? परगने ग्राम में बटे होते थे। तो इस तरह से प्रशासन का वर्गीकरण किया गया था। ठीक बात है, आप देख सकते हैं ग्राम स्तर तक ये सारे के सारे बटे होते थे। चलिए, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। चलिए, अब मैं दूसरा आता हूँ, शिवाजी की सेना। सेना में कौन होता था सेना मंत्री? वो होता था सर ए नौबत सैन्य मंत्री। मैंने आपको पहले भी बताया। और ये सर ए नौबत किसके प्रति उत्तरदायी है? छत्रपति के प्रति। छत्रपति तो मेन सेनापति है और उसने अपने अधीन क्या कर रखा है? उसने अपने अधीन जो है सैन्य मंत्री बना रखा है, जिसका नाम है सर ए नौबत। अब शिवाजी की सेना को मोटा मोटा मैं बताऊं तो मैं ऐसे बांट देता हूं: पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना। ठीक बात है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। फिर आता हूँ पैदल सेना। देखिए, पैदल सेना जिसके अधीन में होती थी उन्हें पाइक कहते थे। पाइक कहते थे पैदल सैनिकों का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता था, पाइक। और ये पाइक के अधीन सारी की सारी पैदल सेना होती थी। उसके अलावा नौसेना। नौसेना की बात करूँ, मैंने आपको बताया शिवाजी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एक तो पुर्तगाली लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे थे शिवाजी के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों में। दूसरा, जो शिवाजी के लिए सरदर्द बने हुए थे वो बने हुए थे जंजीरा के सिद्दी। ठीक बात है। अब जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध शिवाजी ने नौसेना बनाई थी। और नौसेना का हेड कौन व्यक्ति था? मैं आपको तभी बताया था कल भी, दरिया सारंग था। बस यहीं से क्वेश्चन उठकर आपके लिए आ जाता है, तो आपको देख लेना चाहिए। ठीक हो गई बात। दरिया सारंग के अधीन शिवाजी ने नौसेना बनाई थी। पैदल सेना का जो सेनापति वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने घुड़सवार बीच में छोड़ा है, इसका भी कोई कारण होगा। घुड़सवार अलग से बताना पड़ेगा। शिवाजी की मेन सेना घुड़सवार सेना थी। अब मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। देखिए, घुड़सवार सेना को अगर बात करूं मैंने लिख दिया घुड़सवार। यूपीपीसीएस में पूछा क्या पागा क्या होता था? पागा घुड़सवार का संगठन था। घुड़सवार का संगठन, यानी कि पागा घुड़सवारों का जो नियमित वर्गीकरण था उसे क्या कहते थे? पागा कहते थे। पेपर यूपीपीसीएस में पूछा। ठीक है। अब घुड़सवार 2 तरीके के होते थे। 2 तरीके के कैसे होते थे? एक होते थे बरगीर, पेपर में पूछा, और एक होते थे सिलेदार। आपको याद करना चाहिए, बरगीर और सिलेदार शिवाजी के घुड़सवार सैनिक होते थे। बरगीर जो होते थे ये राज्य द्वारा नियुक्त और राज्य ही इन्हें अस्त्र शस्त्र कौन देता था? अस्त्र शस्त्र
राज्य की ओर से मिलते थे। ठीक बात है। और सिलेदार कौन है? सिलेदार युद्ध की आवश्यकता के अनुसार भर्ती करते थे। ये अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं करते थे प्रबंधन। तो देखिए, से स्वयं और से सिलेदार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक हो गई बात। अब देखिए, घुड़सवार सैनिकों के छोटी छोटी टुकड़ियां बनी होती थी, वो कैसे बड़ी बनती थी मैं आपको बताता हूं। चलिए, सबसे पहले 25 घुड़सवार हैं, मान लीजिए 25 घुड़सवार जो हैं वो बनते थे आपके एक हवलदार। 25 घुड़सवार किसके अधीन होते थे? एक हवलदार के। और उसके बाद 5 हवलदार जो हैं क्या बनते थे? एक जुमलादार। ठीक हो गई बात। और उसके बाद 10 जुमलादार होते थे। 10 जुमलादार बनते थे एक हजारी। और 5 हजारी को मिलाकर कहते थे पंच हजारी। ठीक बात है। इस प्रकार से घोड़ों सेना का आप देख लीजिए, ये दशमलव पद्धति पर वर्गीकरण है। सबसे नीचे ये हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया। ठीक है, पंच हजारी हो गया घुड़सवार सेना का। अब ये सारे के सारे किसके अधीन है? ये सारे के सारे सरे नौबत के अधीन हैं। 25 घुड़सवार एक हवलदार। अब मैं आपसे कहूँ 5 हवलदार, 25 घुड़सवार एक हवलदार, 5 हवलदार एक जुमलादार, एक जुमलादार बराबर एक जुमलादार, 10 जुमलादार बराबर एक हजारी। और एक हजारी आप देख सकते हैं 5 हजारी मिलकर के क्या बनता था? पंच हजारी बनता था। तो इस तरह से वर्गीकरण हुआ था। ठीक हो गई बात। आप देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। चलिए, ये सारा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलिए, शिवाजी के यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो होते थे वो किले होते थे। ठीक है जी। इसमें क्या हो गया? मारकर चलना बंद हो गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। किले, शिवाजी के यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होते थे किले। ठीक है, आपने पढ़ा भी, हमने पढ़ा तोरण, रायगढ़, सिंहगढ़, सारे हमने किले पढ़े। तो किलों में भी 3 तरह के अधिकारी शिवाजी नियुक्त किया करते थे। तो आपको देखना चाहिए आपको। चलिए, मैंने आपको बताया था 35 किले थे, जिसमें से 23 किले मुगलों को दिए थे। याद होगा आपको, संधि हुई थी। तो किले में क्या होते थे? एक तो होता था हवलदार, प्रमुख अधिकारी जिसकी नियुक्ति की जाती थी। एक होता था सरे नौबत, और एक होता था आपका सबनिस हवलदार। ये किले के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब इन्हें क्या? इन्हें नगद वेतन मिलता था। शिवाजी जो है सेना को नगद वेतन देते थे। याद रखिएगा ये बात। ठीक हो गई बात। चलिए, उसके बाद मैं आगे आता हूँ और राजस्व व्यवस्था पे आता हूँ। राजस्व व्यवस्था, अब आपसे पूछे शिवाजी ने जो आर्थिक प्रशासन किया वो किसकी कॉपी थी? वो मलिक अंबर का प्रशासन लिया था। याद है आपको मलिक अंबर? मलिक अंबर अहमदनगर का एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसने अहमदनगर में या दक्षिण में आप देखेंगे कि इसने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। शिवाजी कहीं ना कहीं उसे ही लागू कर रहे हैं। उसके अलावा शिवाजी ने 1679 में अन्नोजी दत्तो से क्या करवाया था? अपनी पूरी भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। भूमि सर्वेक्षण करवाया था। ठीक बात है। अब भूमि सर्वेक्षण भी करवाया था। चलिए, शिवाजी के यहाँ कर व्यवस्था देखिए, पहले 33% थी। शिवाजी ने इसे बढ़ा करके 40% कर दिया था। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने विभिन्न प्रकार की चुंगियाँ
और जो उपकर लिए जाते थे उन सबको समाप्त कर दिया था। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आया है कि शिवाजी ने क्या नाम है भूमि सर्वेक्षण किससे करवाया और कर की दर कितनी थी, तो 33 से 40% के करीब कर हुआ करती थी, ठीक, कर की दर होती थी। भूमि सर्वेक्षण करने के बाद अन्नोजी दत्तो ने आर्थिक रूप से 16 प्रांतों में वर्गीकरण किया था। ठीक हो गई बात, 16 प्रांतों में वर्गीकरण किया था और इसमें सबसे नीचे वाले जो थे वो ग्राम होते थे। ग्राम के जो अधिकारी होते थे वो आपके पटेल हुआ करते थे। पटेल यानी कि पाटिल, पटेल, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, पाटिल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पाटिल कौन थे? ग्राम के पैतृक अधिकारी। तो आप समझ गए आनुवांशिक अधिकारी हैं ये ग्राम के, जो ग्राम से राजस्व का कलेक्शन इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपसे पूछे जिले में कौन था आर्थिक रूप से प्रशासन देखता था, वो होते थे देशमुख या देश पांडे। मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो बता दिए। बहुत कभी मेंस में भी शिवाजी का प्रशासन कभी नहीं आया है, ठीक बात है, बहुत रेयर चांसेस है। तो पीटी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको उठा कर दे रहा हूँ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्ट में, वो मैंने आपको बता दिया। वो पूछ ले पाटिल कहाँ होते थे शिवाजी के समय, तो गांव के अधिकारी कैसे हैं, आनुवांशिक या पैतृक अधिकारी। जिले में राजस्व व्यवस्था कौन देखता था, देशमुख या देशपांडे। आपसे पूछे शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किसकी देखरेख थी, मलिक अंबर की कॉपी थी। आपसे पूछे शिवाजी ने जो व्यवस्था की उसे क्या कह सकते हैं, रैयतवाड़ी कह सकते हैं, ठीक हो गई। आपसे पूछे कर की दर कितनी थी, 33% थी, कितनी कर दी थी उसे, 40% थी। भूमि सर्वेक्षण किसने किया था, अन्नोजी दत्तो ने किया था, वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। उसके अलावा शिवाजी ने भूमि नापने के लिए किसका प्रयोग किया, जरीब का प्रयोग किया। जरीब या काठी, कुछ भी आपसे पूछे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो जरीब या काठी का प्रयोग किया शिवाजी ने भूमि की नपाई के लिए। ठीक हो गई बात। चलिए अब शिवाजी की ये तो हो गया भूमि कर, इसके अलावा कौन सी कर के स्रोत थे शिवाजी के, ये आते हैं पेपर में। मेंस में भी टिप्पणी लिखने को आती है और प्री में भी, कई बार नेट में भी आई हुई है टिप्पणी लिखने को, तो मैं आपको बता देता हूं। आय के स्रोत में ये आपको देखना चाहिए। आय के स्रोत में अगर जो मैं लिखूं तो यहां पर दो पार्ट्स में लिखता हूं मैं, एक हो गया चौथ और एक हो गई सरदेशमुखी। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, चौथ किससे, पड़ोसी राज्यों से। सरदेशमुखी किससे, स्वराज क्षेत्र से। ठीक हो गई। तो आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य से चौथ, चौथ कितना होगा, नाम से पता लग रहा है 1/4 या आप क्या कहेंगे 25%। सरदेशमुखी कितना होगा 1/10 या आप क्या बोलेंगे 10%। ठीक बात है। चौथ पड़ोसी राज्यों से क्यों लेते थे, इसलिए लेते थे, शर्त क्या होती थी, हम लूटपाट नहीं करेंगे। यानी कि पड़ोसी राज्यों को कहा शिवाजी ने, मराठा कह रहे हैं हम लूटपाट नहीं करेंगे आपके यहाँ पे, आप शांति से दे दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, शत्रु से रक्षा करेंगे, यानी कि आपके ऊपर कोई लूटपाट करने आएगा तो आपको उसको वो भी नहीं करने देंगे, यानी कि आप अब हमारी आसामी या हमारी पार्टी हो गए हैं। ठीक बात है। तो ये चौथ है। सरदेशमुखी क्या है, सरदेशमुखी है स्वराज क्षेत्र से। क्यों, क्योंकि हम स्वराज के सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च व्यक्ति हैं। अब शिवाजी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्ति हैं, अपनी जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, तो जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, तो सभी को क्या देना पड़ेगा, इसके लिए सरदेशमुखी देना पड़ेगा। चौथ के ऊपर आगे आगे जब हम पेशवा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे शिवाजी को, अब मराठों को चौथ तो अभी पड़ोसी राज्यों से मिल रही है, धीरे धीरे मुगल क्षेत्र तक इसका कैसे एक्सपेंशन होगा, ये पेपर में क्वेश्चन है कि भाई साहब कि शिवाजी को, मराठों को मुगल क्षेत्र से चौथ कब मिलने लगी, कौन सी संधि के द्वारा मिली, दक्षिण से चौथ कब मिलने लगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे ये चौथ का एक्सपेंशन जो है
पड़ोसी राज्य दक्षिण से लेकर मुगल राजा भी चौथ देने की हाँ भरेगा बाद में, आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, भाई आपका पड़ोसी आपको चौथ दे रहा है, इसका मतलब वो आपके अधीन आ गया, आपसे डर रहा है, आपसे सुरक्षा मांग रहा है। आप देखेंगे आगे मुगल राजा भी चौथ देना स्वीकार करेंगे पेशवाओं को, तो देखेंगे पेशवा कितनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। ठीक होगी बात। चलिए, ये लगभग मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्रशासन से संबंधित सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था देख लीजिए। ठीक बात है, अगर जो न्यायिक व्यवस्था की बात करूं, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायाधीश आपका छत्रपति है। इसकी न्यायालय क्या कहलाती है? हाजिर मजलिस कहलाती है। हाजिर मजलिस क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपको उस समय की क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और चीफ जस्टिस ऑफ मराठा कौन है? आपके छत्रपति हैं। ठीक होगी बात। इसके अधीन कौन थे? अष्टप्रधान में एक न्यायाधीश का पद था, आपको याद होगा। तो ये प्रांतों के न्यायाधीशों के देखरेख का कार्य करते थे। इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें आपसे मैं कहूँ, ग्राम स्तर पर न्याय कौन करते थे? ग्राम स्तर पर न्याय पटेल की देखरेख में होता था। हमने पहले भी बात करी कि जो पटेल थे वो गांव के क्या थे? पाटिल कहा, कहीं पटेल कहा, मैं इसे पाटिल भी कह देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा गांव के अनुवांशिक अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू सिस्टम से लेकर के न्यायिक यानी जुडिशरी तक सारा का सारा काम देख रहे हैं। ठीक हो गई बात। देखिए, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन थे मैंने सारे आपके सामने रख दिए। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। अनावश्यक आप पढ़ते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस की दृष्टि से प्रशासन शिवाजी का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटी की दृष्टि से अथवा जीएस की दृष्टि से जितने क्वेश्चन थे 15-20 मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इन्हीं से क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। पीसीएस तक, सब्जेक्ट तक में यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और नीचे मैंने जो बॉयकॉट चाइना लगाया, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। चल रहा होगा बॉयकॉट चाइना, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक होगी बात। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। इसको अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। आप लोग कर नहीं रहे, सीन भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, यानी कि उन्हें बढ़िया नहीं लग रही है, जिससे क्या होता है वीडियो बनाने वाले को लगता है कि मैं सही नहीं बना रहा हूँ। ठीक होगी बात। चलिए, कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।